जय सिया राम। कैसे हैं आप लोग? पूर्ण विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आप लोगों का दिन भी चल रहा होगा। राम कथा की क्लास शाम को 5 बजे रहती है, यह आपको पता है। आज यह राम कथा की दूसरी क्लास है। आपने पहली क्लास में बहुत सारी चीज़ों को समझा था कि जैसे हम राम कथा क्यों सीख रहे हैं, राम कथा सीखने का उद्देश्य क्या है। यह उद्देश्य आपको ढूंढना था, आपका होमवर्क था कि आपको पता करना था कि हम कथा क्यों सीखना चाहते हैं। ठीक है ना? तो हमें पूर्ण विश्वास है आपने खोजा होगा। इसका उत्तर अगर आपको मिल गया है और सटीक उत्तर, सार्थक उत्तर, जन कल्याण वाला उत्तर आपको मिल गया है तो कमेंट में जाके लिखिएगा, गुरुजी हम इस उद्देश्य से इस राम कथा सीख रहे हैं। देखिए, मुस्कुराते रहना है। कहते हैं मुस्कुरा कर गम का जहर पीना, जिसको आ गया है हकीकत इस जहां में उसको जीना आ गया। आज क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आज की क्लास में हमें समझेंगे कि आखिर व्यासपीठ क्या होती है, मंच क्या होता है, हमें व्यासपीठ का पूजन कैसे करना चाहिए। अब एक प्रश्न उठता है कि पहले आरती करनी चाहिए कि मंगलाचरण करना चाहिए या सीधे प्रसंग को प्रारंभ कर देना चाहिए, संबोधन कैसे करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है ना? आपकी जो भी क्लास है आपके नोट्सों के आधार पर पढ़ाई जाएगी। ये नोट्स इसके तैयार हो चुके हैं अलग अलग पूरे, अब आपको घर पर भेज दिए जा सकते हैं। तो अगर आपको प्राप्त करना है, नंबर दिए हैं, आप कॉल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो को देखते रहिए और भी इसका डेमो दिखा देंगे। आइए नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमने राम कथा सीखना प्रारंभ किया तो हमें सबसे पहले क्या करने लेना चाहिए? श्री राम कथा आराम से समझने का प्रयास हम लोग करेंगे कि राम कथा हमने सीखना प्रारंभ कर दिया, हमारा उद्देश्य बढ़िया है, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी बातों को समझ लेना चाहिए। पहली बात ये है उठती है कि क्या घर में कथा सीख सकते हैं? देखिए, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इतने सक्षम नहीं होते हैं कि बाहर जाएं, वहाँ रूम लें, वहाँ की जो गुरुकुल हैं उनकी फीस दें। कुछ गुरुकुल फ्री में करवाते हैं तो कुछ गुरुकुल शुल्क लेते हैं, उनकी हाई फीस रहती है। चलिए, फीस तो कहीं से दे देंगे, इतनी ज़्यादा भी नहीं रहती है, लेकिन वहाँ रुकने का, भोजन का, ये सारी जो व्यवस्थाएं होती हैं और अकेले सारी चीज़ें मैनेज करना, हो सकता है किसी के लिए ठीक हो, वो कर पाएँ, लेकिन कोई कोई ऐसे होते हैं कि वो मैनेज नहीं कर पाती हैं। अब उनका महीने का खर्चा 5,000 वहाँ हो सकता है, तो उनकी मंथली इनकम ही, परिवार की जो कमाई है वो 6,000 7,000 है। तब उनके पास प्रश्न उठेगा कि गुरुजी हम पढ़ाई करने जाएं 5,000 रुपये हर महीने लगा कर, या हमारी जो इनकम है 7,000 रुपये उससे घर परिवार चलाएं। तो ऐसे में ये जो प्रश्न उठना जायज़ हो जाता है कि हम तो घर में हैं, कोई माहौल नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, क्या करना चाहिए। देखिए, एक समय ऐसा था, अब समझिएगा, थोड़ा इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, समझ में आएगा। जब हमने गुरुकुल की पद्धति प्रारंभ की आज से कई वर्षों तक, तब हमारे पास यह साधन नहीं था कि गुरुकुल को घर तक पहुंचाया जा सके। ठीक है ना? मान लीजिए यहाँ घर है, यहाँ घर है, यहाँ घर है, यहाँ घर है, तो हर घर में जाकर के पढ़ाना सक्षम कोई नहीं था कि इतना कर पाए। ना सक्षम था कोई, ना यह पॉसिबल ही था कि घर घर में जाकर पढ़ाया जा सके। लेकिन जब से आज तकनीकी आई है, क्या आई है? तकनीकी आ गई है, तो यह पॉसिबल हो चुका है कि एक गुरुकुल घर घर में जाकर के पढ़ा सकता है। कैसे पढ़ा सकता है? जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, क्या हमारे पास आए आप? क्या हम आपके पास गए? कतई नहीं गए, लेकिन आपको सेम टू सेम जो यहाँ बैठे बच्चे पढ़ते हैं वही आप भी पढ़ रहे हो। कैसे? तकनीक के माध्यम से। तो अगर आप तकनीक का लाभ लेना जानते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं तकनीक का, तो यह तकनीक आपके काम की हो सकती है। अगर आप फेसबुक में, व्हाट्सएप में समय व्यर्थ ना करके
तकनीक का फ़ायदा लें। आपके पास यूट्यूब है, गूगल है, उसके माध्यम से आप बेहतरीन चीज़ें सीख सकते हैं। हर चीज़ आपको आज ऑनलाइन मिल जाती हैं, चाहे नोट्स हो नोट्स मिल सकता है, चाहे क्लासेस हो क्लासेस मिल सकती है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में अंतर ये होता है कि ऑनलाइन थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, ऑफलाइन थोड़ा महंगा पड़ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन नहीं किया जा सकता है, बस डेडिकेट आप हो, डेडिकेशन अगर आप में है, लक्ष्य के प्रति अगर आप ईमानदार हैं, तो घर बैठे भी आप कथाएं सीख सकते हैं। तो अगर कभी भी मन में आए कि हम क्या सीख सकते हैं या नहीं, तो आप याद करिएगा कि आपके गुरुजी ने कहा था, अगर हम लक्ष्य के प्रति ईमानदार हैं तो हम कहीं भी रहकर सीख सकते हैं, और अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार नहीं हैं तो हम गुरुकुल में चले जाएं, अच्छे आचार्य के सानिध्य में रहें, 24 घंटे हमारे पास आचार्यों का सानिध्य हो, तो भी हम सक्षम इतने नहीं हो पाएंगे कि हम अपने लक्ष्य को पा सकें। ठीक है ना, ये समझिएगा। तो ये आपको समझ में आ चुका है कि हम घर में रह के भी सीख सकते हैं। तो अब हम समझने का प्रयास करते हैं मूलभूत जो बिंदु होता है कि हम अभ्यास पीठ के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, मंच के बारे में समझ लेते हैं, वो समझते हैं क्या होता है। देखिए, पहले तो हम यहाँ बनाते हैं 4 पिलर्स। ये 4 पिलर्स हैं। ये जो पिलर्स हैं, यहाँ इसका मेन गेट, या फिर यहाँ इसका मेन गेट यहाँ कर देते हैं हम, यहाँ इसका हो गया मेन गेट। ठीक है ना, ये इसका मेन गेट हो गया, मेन द्वार हो गया। ये 4 गेट, ये जो बड़ा आकार का रहेगा इसको क्या कहते हैं? टेंट कहते हैं। ये हम क्यों बता रहे हैं वो आप बाद में समझने का प्रयास करोगे। ये टेंट, ये आपको भागवत जी की जो पुस्तक है ना, उसमें ये तो हम इतना टेंट बस बता रहे हैं, उसमें तो इतनी ही बताई गई बातें, गहराई से बताई गई हैं। जो भागवत जी की ये पुस्तक है, ये जो गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक है, इसमें इतना गहराई से बताया गया है कि लिपाई पुताई तक, लिपाई कैसे करना है, गोबर तक की बात उसमें की गई है कि गाय का गोबर होना चाहिए, उसमें क्या क्या मिश्रित करना है। इतनी छोटी बातें बताई, क्यों बताई गई हैं? क्योंकि देखिए, ये छोटी छोटी बातें मिल करके एक सार्थक परिणाम लेकर आती हैं। अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, कथा करने जाते हैं, 1-2 कथाओं के बाद इम्प्रेशन आपका इतना फ्लॉप होगा कि कहेंगे तो कुछ में ध्यान ही नहीं देते। हर छोटी छोटी बातों को ध्यान दे करके, जैसे हमने यहाँ ये लिखा, एक एक अक्षर लिख करके हमने एक शब्द निर्माण कर दिया। अगर एक अक्षर भी गलत होता तो पूरे शब्द का अर्थ ही बदल जाता, अर्थ का हो जाता अनर्थ। ऐसे ही होते हैं चीज़ें। अब समझ में आया क्यों बता रहे हैं? चलिए, तो ये जो बड़ा आकार का है इसको कहते हैं टेंट। टेंट बड़े आकार का होना चाहिए जिसमें पब्लिक अच्छे से बैठ सके। ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पर जस्ट सामने ही यहाँ पर बना होता है मंच। मंच और व्यासपीठ, इन दोनों में अंतर होता है। ठीक है, ये होता है क्या? इसको कहते हैं मंच। ये बड़े आकार का होगा, एक साइड में साउंड की व्यवस्था होगी, यहाँ साउंड की व्यवस्था होगी, इधर साइड में जो आपके म्यूजिशियन होंगे, संगीत वाले होंगे, वो यहाँ पर विराजमान होंगे। यहाँ पर जो आपके आचार्य जी होंगे, एक जो पाठ करेंगे, नित्य पाठ करेंगे, यहाँ पर वो विराजमान होंगे। अब म्यूजिशियन, साउंड और आचार्य जी, इनकी व्यवस्था कैसे करनी है ये हमने ऑलरेडी आपको बता रखी, कैसे आपको इनकी व्यवस्था करनी है। आज जान पहचान में आपके होंगे, आपके नहीं है तो कोई कथाकार आपके पहचान में है, कोई रिश्तेदार है, उनके थ्रू कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं। कहते हैं जब ज़रूरत होती है तो कहीं ना कहीं से लोग मिल ही जाते हैं। ये आचार्य जी का क्या काम होगा? ये आचार्य जी नित्य पाठ करेंगे या फिर नित्य पारायण करेंगे, मंत्र उच्चारण करेंगे, पूजन करवाएंगे, ये सारे काम इनका होगा। तो व्यास जी का काम क्या होगा? कथा करना। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर गोले आकार में या चकोर आकार में, जैसी भी आपकी सुविधा हो, यहाँ पर व्यासपीठ मंच से थोड़ा सा ऊंचा व्यासपीठ बना हुआ होगा। इसको क्या कहेंगे? व्यासपीठ। आई समझ में बात? ये होगा व्यासपीठ। व्यासपीठ कैसे होना चाहिए? आकार में ऊंचा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए,
अब जो व्यास जी हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, गर्मी का मौसम है तो बढ़िया कूलर लगा होना चाहिए। आप कहेंगे कूलर की क्या आवश्यकता है गुरुजी, थोड़ा मेहनत नहीं करेंगे? उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, व्यवस्था है तो लगा दो, क्या दिक्कत क्या है, आपका क्या जाएगा? लगवा देना चाहिए या लगा देना चाहिए। अगल बगल यहाँ पर केले के जो पौधे हैं, जो तुलसी का पौधा है उसको लगा देना चाहिए, एक गमले में बढ़िया से लगा दो। नीचे भी जो होते हैं, नीचे यहाँ पर कलश के लिए स्थान छोड़ना चाहिए। यहाँ पर क्या होगा, कलश यहाँ पर रखे जाएंगे, यहाँ पर पीठ बनाई जाएंगी। ये कौन बनाएंगे? ये जो आचार्य होंगे ना, ये बनाएंगे। आपका काम कथा करना, आचार्य जी का काम होगा नित्य पूजा करवाना। आई बात समझ में कि नहीं आई? इसको देख लो आप, थोड़ा सा चित्र एक बार देख लो, आ गया समझ में कि नहीं आ रहा? बहुत सिंपल सी बात है ना। अब देखो, टेंट हो गया बड़ा सा, मंच हो गया एक जो पूरा है, व्यासपीठ हो गई, आचार्य जी का क्या काम होता है, ये सारी चीजें आपने समझ ली। इतना समझ में आ गया तो फिर आगे की बात हम करते हैं। चलिए, अब विराजमान कैसे होना है वो समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये टेंट होगा, यहाँ कुछ टेंट से कुछ दूरी पर, जैसे कुछ दूरी या बहुत दूरी, जितनी दूरी हो, यहाँ पर जो यज्ञमान होंगे उनका घर होगा, उनका निवास होगा, यहीं पर आप भी रहेंगे। तो यहाँ से आप जाओगे, आप ऐसे ही नहीं चले जाओगे अकेले, जो आपके यज्ञमान हैं उनको आप बताओगे, अगर उनको नहीं पता है आप बताओ, या जो आपके आचार्य हैं, आचार्य जिनको आप ले जाओ योग्य होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए, उनको सारी जानकारी होनी चाहिए, नियम के बारे में, मंत्रों के बारे में, पाठ के बारे में, जप के बारे में, अनुष्ठान के बारे में, ये सारी जानकारी होनी चाहिए। बोलने की कला अच्छी होनी चाहिए ताकि वो बोलें, कुछ बोलने की बात आए तो वो हड़बड़ाएं नहीं, अच्छे से बोल पाएं। ऐसे योग्य आचार्य की नियुक्ति आपको करनी चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर विराजमान होंगे तो आप अकेले अकेले मटकते मटकते ऐसे नहीं जाओगे, आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा। कैसे? ढोल बाजों के साथ विधिवत रूप से बुलाया जाएगा। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहे हैं, इसको समझिएगा। अब आपको यहाँ पर मान लीजिए आपके यज्ञमान आए कि चलिए गुरुजी कथा प्रारंभ करते हैं, तो कथा प्रारंभ होने से पहले जो ये संगीत वाले होंगे, ये संगीत अपनी प्रारंभ कर चुके होंगे, हनुमान चालीसा पढ़े, गाएंगे, भजन गाएंगे, जो भी गाना होगा यहाँ गायन प्रारंभ होगा, अनाउंसमेंट होगा कि कथा कुछ देर से प्रारंभ होगी, आप आ सकते हो। अब कथा का जो समय रहता है वो क्या रहता है, कुछ लोग दोपहर 2 बजे से करते हैं, कुछ लोग दोपहर 3 बजे से करते हैं, कहीं कहीं 4 बजे से होता है, कहीं कहीं रात में करते हैं, कोई कोई सुबह करते हैं। वो आप अपने स्थान में देख लीजिए, अपना क्षेत्र देखिए, आपके क्षेत्र में कैसी कथाएं होती है। कहीं कहीं दोनों शिफ्ट में होती हैं, दोनों शिफ्ट में आराम से कर सकती हो, ठीक है ना। चलिए, तो अब यहाँ आपको क्या करना है, अब यहाँ आपको अकेले नहीं जाना है। यहाँ पर अगर राम कथा है तो राम कथा की पुस्तक, रामायण की पुस्तक, अगर भागवत है तो भागवत की पुस्तक, ठीक है ना, आपको लेके जाना है। और जो भागवत जी या फिर ये रामायण जी की जो पुस्तकें हैं, ऐसे ही नहीं ले जाना है कि इसको हमने ऐसे उठाया ऐसे लेके चले, नहीं। सुंदर सा कपड़ा, लाल हो या पीला हो, इसमें ऐसे सफेद उसमें लपेट लो पूरा सा कपड़ा, फूल माला से विधिवत पूजन होगा। इसके बाद इसका एक आसन, उपयुक्त आसन होगा, और जो मुख्य यज्ञमान होंगे उनको बोले ऐसे सर पे रखें और आगे आगे वही जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे ही अकेले मडरा के नहीं चले जाना कि अकेले हो गया ऐसे बढ़िया मटकते मटकते ऐसे चले जाओ, इनको लेके जाना है। कहाँ विराजमान करना है वो बता रहे हैं अभी, लेकिन पहले तो हैं। और अभी एक चीज़ और आपको लेके चलनी है, ये तो आपको लेके जाना है ग्रंथ को, इसके साथ साथ आपका जो स्वयं का नोट्स होगा, नोट्स को नहीं भूलना है। जैसे आप नोट्स अगर ये लेते हैं तो आपका नोट्स, जैसे जो भी कथा है, मान लीजिए हमने कहा कि हमारी तीसरे दिन की कथा है, चौथे दिन की, जिस दिन की भी कथा है आप उसको लेकर के जाओगे, ठीक है ना। उस नोट्स को लेकर के आप जाओगे। जैसे पहले दिन की कथा है, ये नोट्स आपको लेके जाना है। जो आपके कोई आपके सानिध्य में रहने वाले कोई आपके शिष्य हैं, कोई भी हैं आपके मित्र, आप उनको कह दो या यज्ञमान जी को कह दो कि कोई से इसको भिजवा देना, तो इनको साथ में जरूर लेके जाना है। अब इन दोनों को कहाँ रखना है वो हम सब बता रहे हैं।
ए भी आपके साथ में है और ए भी है, इन दोनों को कहाँ पर रखना वो अभी बता रहे हैं आपको। ठीक, ये नोट्स आपका चाहे खुद का होना चाहे आप किसी आचार्य जी का नोट्स लिए हो, आपका नोट्स होना चाहिए। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नोट्स कहाँ रखना है और जो ये ग्रंथ है इनको कहाँ पर रखना है। तो इनको कैसे लेके जाना है वो आप समझ गए हैं। आगे आगे जो यज्ञमान होंगे, यहाँ आगे यहाँ पर अपने मुंडी पर रख कर के ले जाएंगे ग्रंथ को, चाहे रामायण जी का चाहे भागवत जी का ग्रंथ हो, जो भी कथा हो, शिव पुराण कुछ भी हो, ये अपने मुंडी पर रख के लेके जाएंगे। और उनके जस्ट पीछे कौन होंगे, ढोल नगाड़े वाले यहाँ पर होंगे और इनके जस्ट बीच में आप होंगे और अगल बगल मंत्र उच्चारण करते आचार्य होंगे। ऐसे और जो गांव के लोग हैं उनको आमंत्रित करिए, उनको बुलाइए, आप बुलाएं या फिर यज्ञमान जी बुलाएं कि यहाँ कथा होने वाली है, आचार्य जी जा रहे हैं कथा श्रवण करवाने, आप लोग आ जाओ। ऐसे धूमधाम तरीके से, कहते हैं जैसे विवाह किया जाता है बच्ची का, जो व्यवस्थाएं बच्ची की विवाह में करनी चाहिए, जो धूमधाम से आप करते हैं, ठीक वैसे ही कथा में एक उत्सुकता होनी चाहिए, एक लगन होनी चाहिए, ललाक होनी चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए कथा सुनने का, सुनाने का। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप होंगे, आप यानी व्यास जी होंगे और आराम से आप ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर पहुँचोगे। अब यहाँ पर मान लीजिए आप पहुँच गए, तो यहाँ पर आपको क्या करना है उसको समझना। अभी ये दोनों चीज़ें क्या हैं, हाथ में भी हैं, इनको कहाँ रखना है वो बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ आप बैठोगे, यहाँ पर बैठने के बाद अब आपका पहले आपका जो यहाँ ग्रंथ होगा इन सब का बढ़िया से विधिवत ढंग से पूजन होगा। पूजन होने के बाद आप यहाँ जाओगे, आप यहाँ खड़े हो जाओगे और जो ये ग्रंथ हैं इन ग्रंथ को कहाँ रखोगे, ये व्यासपीठ में, ये जो जगह है यहाँ पर एक आसन दोगे। यहाँ ठाकुर जी की मूर्ति को रख सकते हो, प्रतिमा को रख सकते हो, या फिर जो भी आपके पास है वो चीज़ रख सकते हो। और यहाँ पर यहीं पर जस्ट यहीं पर सामने जो भागवत जी का या श्री राम कथा का ग्रंथ है उसको आप रख सकते हो। ठीक है ना। तो ये कहाँ पर रखा गया, हमने इनको कहाँ रखा है, हमने इनको यहाँ पर रख दिया, जस्ट यहाँ पर ऐसे हमने रख दिया है और इनका पूजन हमने कर दिया है। एक काम हो गया। अब इनको कहाँ रखोगे, इनको आप कहीं भी, ये जो आपके नोट्स हैं इनको आप यहीं पर कहीं भी रख लो, या फिर आप मान लो आप यहाँ बैठे हो तो यहाँ रख लो। एक कहाँ क्यों रखा जाता है, ये देखने के लिए कि मान लीजिए कथा चल रही तो आपने थोड़ा सा नज़र मार लिया कि जहाँ भूलने लगा तो आपने तुरंत देख लिया कि अच्छा ऐसे है, पूरा ऐसे पूरा नोट्स रहता है तो ऑलरेडी आपको सब दिख जाएगा। ये नोट्स आपको भी उपलब्ध हो सकता है अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं। डे बाय डे रहता है, जैसे पहले दिन की कथा ये ले जाओ, दूसरे दिन की कथा, तीसरे दिन की कथा, जो भी कथा है नोट्स उसके आधार पर बना है। पूरा नहीं ले जाना है, एक एक नोट्स ले जाना है, जितनी बातें लिखी वही आपको कहनी है। आई बात समझ में कि नहीं। तो यहाँ पर आपने ग्रंथ रखा, यहाँ पर आपने नोट्स रखा और अभी आपको विराजमान होना है क्या, बिल्कुल नहीं होना है। तो अभी क्या करना है, अभी आपको यहाँ पर आकर के विधिवत ढंग से पूजन करना है, सूक्ष्म आरती मंत्र के द्वारा करनी है। यहाँ पर फिर आपको परिक्रमा करनी है, परिक्रमा करने के बाद आपको विराजमान हो जाना है। और जब आप विराजमान हो जाओ तो व्यासपीठ में बैठकर ही गणेश जी का ध्यान करो, अपने गुरुजनों का ध्यान करो, माता पिता का ध्यान करो, जो भी यहाँ पर देवी देवता सूक्ष्म रूप से विराजमान है उनका स्मरण करो। स्मरण करने के बाद जो आपकी संगीत टीम है उसको आप आदेश करो या फिर आप इशारा करो कि अब आप लोग चाहो तो आरती प्रारंभ कर दो। ठीक है, तो जो आपकी संगीत टीम होगी वो पहले आरती करेगी। क्या करेगी, ये जो संगीत टीम वाले हैं ये पहले आरती करेंगे। जब आरती कंप्लीट हो जाएगी, विधिवत ढंग से पुष्पांजलि पढ़ी जाएगी, उसके बाद मंच आपके अधीन कर दिया जाएगा कि महाराज अब आप चाहो तो कथा कह सकते हो। आई बात समझ में कि नहीं आई, इतना आप कर लोगे। अब आप पहले क्या करोगे, पहले आप मंगलाचरण करोगे। ऐसे ही कथा प्रारंभ नहीं कर देनी है, पहले आप करोगे मंगलाचरण, उसके बाद आप संकीर्तन करोगे, उसके बाद आप कथा प्रारंभ करोगे। अगर आपको नोट्स दिखाएं तो सेम वैसे जैसे आपको करनी है चीज़ें सेम वैसे लिखा है। पहले श्री राम जी की आरती, आरती अवध बिहारी की, दया में जनक दुलारी की,
और इसके बाद आपको मंगलाचरण लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम ये लिखा हुआ है। इसके बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पर संकीर्तन मिल जाएगी। संकीर्तन के बाद आप कथा प्रारंभ कर दोगे। कथा प्रारंभ हो रही है जैसे एक चौपाई से, रच महेश निज मानस राखा पाई सुसमऊ शिवासन बाखा। इस कथा के माध्यम से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। राम कथा कोई कहानी नहीं है, ये समस्त जीवों के जीवन की समस्त थकान को मिटा देने वाली है। ये आपको बोलना है। जैसे आपकी संकीर्तन हो जाए उसके बाद आप इस तरह से करें कि रचि महेश निज मानस राखा पाई सुसमऊ शिवासन भाखा। इसके बाद आप कथा में इस तरह से जो जो इसमें लिखा हुआ है वही आपको बोलना है, अलग से आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है। नोट्स को आप ऐसे सामने रखेंगे ताकि कहीं भूलने उलने वाली समस्या न हो। आई बात समझ में कि नहीं? इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? एक डायग्राम चाहो तो आप बना लो, समझना पड़ेगा इसको। जब डायग्राम बोलने लगे या वीडियो आप देख लेना। आई बात समझ में कि नहीं? अगर आपको बात समझ में आ गई है तो क्लास का विश्राम यहीं पर करेंगे। आपको नोट्स के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, नहीं तो आपको गुरुजी कहते बस हो बताते नहीं हो, गलत बात है। तो चलिए बता देते हैं इसको। चलिए देखिए, नोट्स आपने तो देख ही लिया कैसे नोट्स रहता है। ऐसे नोट्स रहता है, ऐसे ही भागवत का, ऐसे श्री राम कथा का आपको पूरा डे बाय डे मिलता है। जैसे डे बाय डे पूरा अलग अलग, ऐसे 9 दिवसीय राम कथा है ना, तो पूरा 9 दिन का अलग अलग मिलता है। अब राम कथा और भागवत का इसके नोट्स के बारे में थोड़ा बताते हैं। पहला नोट्स है भागवत कथा का। इसमें 3 तरह के नोट्स होते हैं। एक नोट्स है 489 का, यह नोट्स हस्तलिखित रहता है, समझिएगा। फिर आप कहते हैं नोट से एक 489 हम समझ नहीं आए गुरुजी, आप कहते हो 489 भी है, उधर 1389 भी है, 2200 भी है, समझ नहीं आता क्या है। देखो अब समझना आप, भागवत जी का नोट्स पहला जो नोट्स है वह 489 रुपये का है। यह हस्तलिखित और PDF फाइल में आपको मिलता है। जो दूसरा नोट्स है ये आपका 1389 रुपये का है। कितने का है? 1389। यह भी PDF में रहता है, लेकिन PDF के साथ साथ एक ऐसा रहता है टाइपिंग में रहता है। एक और नोट से 2200 रुपये का है। कितने का है? 2200 रुपये का। यह 2200 टाइपिंग में रहता है और इसकी खासियत ये रहती कि आपको घर पहुंचा कर के मतलब ऐसे पूरा निकाला जाता है पूरा, और ऐसे पूरी बाइंडिंग की जाती है। देखिए जैसे पूरा लगा हुआ है, बाइंडिंग की जाती है पूरा, अलग अलग सेपरेट इसको बनाया जाता है। डे लिखा जाता है, किस दिवस का है आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन सा डे लिखा जाता है। पूरा 7 दिन का क्रम ऐसे ही आपको उपलब्ध करवाया जाता है। ये तो हो गया भागवत वाला नोट्स। और दूसरा हमने तैयार किया है श्री राम कथा का नोट्स। श्री राम कथा का नोट्स 2 तरह का, एक है 1449 रुपये का, एक क्या है, यह हस्तलिखित है और यह PDF में मिलता है। और दूसरा नोट्स है 3800 रुपये का। कैसा है? 3800 रुपये का। यह टाइपिंग में रहता है, हमने आपको डेमो ऑलरेडी दिखा रखा है। ये टाइपिंग में रहता है और यह घर पहुंचा करके, जिन्हें लगे ज़्यादा शुल्क है ये वाला ले सकते हैं, जिन्हें लगे ये ज़्यादा है ये वाला ले सकते हैं, ये ज़्यादा लगे ये वाला ले सकते हैं। जिनकी जैसी इच्छा, जैसा शुल्क वैसा नोट्स हमने तैयार किया है ना। जिनको कम व्यवस्थाओं में काम चल जाएगा उनके लिए शुल्क भी कम लगेगा। जिनको व्यवस्थाएं अच्छी चाहिए उन्हें शुल्क भी ज़्यादा देना पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना। तो अब आप नहीं कह सकते हो गुरुजी शुल्क ज़्यादा है, कम भी तो है। आप ना लो ये वाला ले लो, ना लो 3800 वाला, 1400 वाला ले लो, क्या दिक्कत है? चीज़ें वही रहेंगी, लिखावट का अंतर होता है, थोड़ा क्वालिटी का अंतर होता है। देखिए क्वालिटी का अंतर होता है। घड़ी आपकी, जैसे एक घड़ी आपकी 100 रुपये में भी मिलती है और 80,000 की भी मिलती है घड़ी, है ना। अब दिखने में सेम ही रहेगी, 100 रुपये वाली भी सेम रहेगी, 80,000 वाली भी सेम रहेगी।
अंतर कहाँ आता है? फीचर, जो अंदर फीचर लगे होते हैं उसमें अंतर होता है। एक टिकाऊ होता है, हमेशा वो कर सकते हैं। जैसे ये वाले नोट्स हैं, आप इस नोट्स के माध्यम से आज भी कथा करो, 10 साल जो ट्रेंड आएगा उस हिसाब से भी कथा करो, क्योंकि ये जो नोट्स बनाया गया है इसको ऐसे डिजाइन किया गया है, ऐसे ऐसे चीज़ें इसमें डाली गई हैं कि आप कहीं भी कभी भी कथा करोगे तो ये नहीं लगेगा कि ये चीज़ें पुरानी हैं, उस हिसाब से वो अटैच हो जाएंगी। ठीक है ना? तो प्राप्त करने के लिए क्या करें? नंबर है 8269386376। इस नंबर में आप कॉल करने, आपको नोट्स की जानकारी मिल जाएगी, आप नोट्स प्राप्त कर सकते हो। या फिर आप सिंपल है, ये नंबर फ़ोन पे या फिर गूगल पे का भी है, तो आपको जो भी नोट्स चाहिए, शुल्क ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आप वही शुल्क जमा करके, ये व्हाट्सअप नंबर भी है, इसी में स्क्रीनशॉट डाल दोगे तो आपको सेम वही नोट्स भेज दिया जाएगा। तो आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम। ख्याल रखें अपना भी और अपनों का भी।